चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट यानी स्लैंटेड ब्लैक बोर्ड का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लैंटेड ब्लैक बोर्ड को देखना है ना, फर्स्ट स्टेप है, ऊपर में लिखा हुआ है। और फिर सेकंड स्टेप क्या है, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। तो अगर आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है, स्लैंटेड ब्लैक बोर्ड चैनल को देख लिया है, तो सेकंड स्टेप भी पूरा कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, तब जाके आप फाइनल काम पूरा कर दिए। ठीक है, खैर चलिए, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ते हैं, है ना। जैसा कि हम लोग हमेशा से नया पढ़ते हैं, तो आज हम लोग फिर से कुछ नया पढ़ने वाले हैं। देखिए एक कंट्री है यूरोप में, है ना। यूरोप में आपको एक कंट्री दिखेगा, ठीक है। बहुत छोटा सा कंट्री, बहुत प्यारा सा कंट्री, जहाँ जाने का सपना हर कोई देखता है। वो कंट्री है स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहा जाता है कि यह जो कंट्री है वो स्वर्ग है। ठीक है, जितना सुंदरता में हम लोग भारत में कश्मीर को बोलते हैं, उतना ही सुंदर स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, सवाल ये उठता है कि हम लोग आज स्विट्जरलैंड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मालूम पड़ जाएगा क्यों पढ़ रहे हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड जो कंट्री है, ठीक है, आप देखोगे कि ऊपर में जर्मनी है। स्विट्जरलैंड के ऊपर में देखोगे आपको जर्मनी कंट्री मिलेगा, है ना, जर्मनी कंट्री। इधर देखोगे आप लेफ्ट में, है ना, क्लियर है, स्विट्जरलैंड के लेफ्ट में, या फिर कहिए कि स्विट्जरलैंड के वेस्ट में, है ना, आपको दिखेगा कंट्री एक फ्रांस, है ना। मैं फिर से बोलता हूँ, नक्शा जो मैं बना रहा हूँ वो एक रफ है, क्लियर है, एक रफ एस्टिमेट, आपको आइडिया हो जाए कि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। इधर फ्रांस है, क्लियर है। मैप को हर दिन देखिए, ठीक है, खूब देखिए मैप को, ताकि आपको चीज़ों के बारे में समझने में आसानी हो और आपको एक आइडिया हो कि कौन सा कंट्री कहाँ पे है और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप चीज़ें को सीखने लगोगे। ठीक है, चलिए, तो ये फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड है, ये जर्मनी है, क्लियर है। स्विट्जरलैंड के अगर आप राइट साइड में जाओगे इधर, है ना, यानी उसके ईस्ट में, तो यहाँ पे आपको एक बहुत छोटी सी कंट्री मिलेगी, है ना, मार्क कर दीजिए, छोटा सा देश मिलेगा आपको। ये छोटा सा जो देश है, इसका नाम है, हम यहाँ लेते हैं, है ना, लिस्टिन, LIECHTENSTEIN, लिechtenstein एक छोटा सा कंट्री है, क्लियर है। मेरा मन बहुत कर रहा है कि इस कंट्री के बारे में आपको हम समझाएं, ठीक है, लेकिन अभी हमको कहीं और पहुंचना है, कुछ और पढ़ाना है, तो हम वहां पहुंचना चाहते हैं। और इसके बाद आप कॉल करो, इधर देखोगे आप, ये सब में, ये सब, तो ये इधर है आपका, इधर ऑस्ट्रिया, क्लियर है, बढ़िया समझ लीजिए। स्विट्जरलैंड है, उसके बाद एक कंट्री है छोटा सा लिechtenstein, और उसके बाद एक देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वीना, VIENA। वीना बहुत फेमस जगह है ना। भविष्य में हम लोग पढ़ेंगे वीना कन्वेंशन के बारे में, है ना, बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्ट्स भी होंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारा हिस्ट्री की बातें भी करेंगे हम लोग, वीना का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। तो खैर, ऑस्ट्रिया के बारे में समझ लिए हम लोग। लिechtenstein जो है उसके बारे में समझे हम लोग कि ये ऐसा देश है जो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इस दोनों के बीच में फंसा हुआ है, उस दोनों के बीच में लॉक्ड है। ठीक है, एक अच्छा वर्ड यूज करते हैं, उस दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। कौन, लिechtenstein, क्लियर है। चलिए, और फ्रांस जो है वो स्विट्जरलैंड के लेफ्ट में है। आपको पता ही है कि फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, पेरिस, काफी सुंदर है। ठीक है, जर्मनी की पता ही है कहानी आप लोगों को कि इसकी तो राजधानी सबको पता है कि बर्लिन है। ठीक है, गौर कीजिएगा कि स्विट्जरलैंड के नीचे आते रहोगे तो आपको मिलेगा इटली, है ना, जिसकी राजधानी कहाँ है, रोम है, ठीक है। आज हम लोग स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विट्जरलैंड में ऐसा कुछ हुआ है जो हम चाहते हैं कि आप लोग समझिए कि क्या है। ठीक है, चलिए, तो मेरा नाम अभय कुमार है। बहुत लोग हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है अभय कुमार, और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि स्विट्जरलैंड में कोई बैंक है जो बैंक कोलैप्स कर गया है, डूब गया है। ठीक है,
उसी बैंक के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे डूबा, क्यों डूबा और क्या क्या कारण था। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे धीरे धीरे नोट करते चलिए। और इसका कैपिटल तो मैं लिखना भूल गया, इसका है वाडूज, VADUZ, वाडूज। लिechtenstein का कैपिटल कहाँ है? वाडूज। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज घूमने वाले हैं इस स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है बर्न, BERN भी बोलते हैं, BERNE भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बर्न है कहाँ? स्विट्जरलैंड में जाइएगा तो स्विट्जरलैंड के वेस्ट में, यानी यहाँ कहीं आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको बर्न, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक और शहर है स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ में, तो इस शहर का नाम ज्यूरिच, ZURICH, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड के नॉर्थ में। तो हमने एक अच्छा आइडिया ले लिया कि किस लोकेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए स्विट्जरलैंड जो है ना, वो असली में यूरोप के सेंटर में समझो आप, है ना, पूरा यूरोप है ना, पूरा का पूरा ये यूरोप है, उस यूरोप के इस सेंटर में है, यानी ये आपका हिस्सा है सेंट्रल यूरोप का, सेंट्रल यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, कुछ नोट कर लीजिए भाई यहाँ से। और फिर से बोलते हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं कि स्विट्जरलैंड में कोई बैंक है जो कोलैप्स कर गया है। ठीक है, और वो बैंक किस तरह का है? वो बैंक है एक तरह का इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, बैंक बहुत तरह के होते हैं, कुछ कमर्शियल बैंक होते हैं, है ना, कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं। धीरे धीरे आपको सारे बैंक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। एक इन्वेस्टमेंट बैंक है कहाँ का? स्विट्जरलैंड का, वो डूब गया है। ठीक है, गाना है ना, डूब गया हम तेरे, खैर बहुत खराब गाता हूँ मैं, लेकिन खैर, तो स्विट्जरलैंड में कोई बैंक है जो डूब गया है। क्लियर है? चलिए, तो उसी बैंक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, तो क्रेडिट स्विस, SUISSE, इसके बारे में समझिएगा। ये क्या है? ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट बैंक है। इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है? ये क्रेडिट स्विस, क्रेडिट स्विस जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? ठीक है, आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो कमर्शियल बैंक सुने हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक सुने हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स के बहुत और डीप में जाऊंगा तो आपको इसके बारे में और क्लियरली समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है। तो मान लो कि एक कंपनी यहाँ पे है A और एक कंपनी यहाँ है B, है ना, और A कंपनी चाहती है ना कि B कंपनी को हम अपने अंदर में एसिमिलेट कर लें, उसको मर्ज करना चाहती है ना, आप चाहती है कि इस A कंपनी के अंदर में ही B का इंटीग्रेशन हो जाए। क्लियर है? तब वैसे केस में A कंपनी को जब B कंपनी को अपने अंदर मर्ज करना हो, यानी एक ऐसा कंपनी बनाना हो जिसमें A के अंदर में ही B आ जाए। ठीक है, तो वैसे केस में जो A कंपनी है और जो B कंपनी है वह इन्वेस्टमेंट बैंक का सहारा लेगी, इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी और उससे ही बोलेगी कि हमें दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने का सारा रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, सारा एडवाइस कौन देगा? इन्वेस्टमेंट बैंक ही देगा। यानी हमने समझा कि किसी कंपनी को दूसरे कंपनी को एक्वायर करना हो, उसके साथ मर्ज करना हो, है ना, तो वैसे केस में वह कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाती है और उससे सहारा लेती है, एडवाइस लेती है, और इस एडवाइस के बदले में इन्वेस्टमेंट बैंक इससे पैसा लेता है, चार्ज करता है मनी। ठीक है, तो वही इन्वेस्टमेंट बैंक था कौन? क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस जो है वो कहां पे है? ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि स्विट्जरलैंड में था। ठीक है, क्रेडिट स्विस जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट बैंक है और वो कहां की है? स्विट्जरलैंड की है, और 1856-57 के आसपास में, ठीक है, यह कंपनी जो है वो बनी है। ठीक है, गौर कीजिए, यह दौर वो दौर है जब भारत में 1857 की क्रांति हो रही है,
यानी समझो ये कि भारत में ऐसे इंडिया है तो इंडिया में यहाँ पे है ना, इंडिया में मंगल पांडे जो है वो लड़ाई कर रहे हैं मेरठ में, है ना, विद्रोह किए हुए हैं। आपने पढ़ा है हिस्ट्री में कि 1857 में मंगल पांडे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, किस लिए, कि आज़ादी के लिए, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसी टाइम में स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस नाम की इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी बन रही है, ठीक है। आज के टाइम से बात करें हम लोग लगभग तो 165 साल पहले, है ना, सोचो कितनी पुरानी कंपनी है, क्लियर है। एक चाहते हैं बात आपको हम, क्रेडिट स्विस जो है ना इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये काफी फेमस भी है, और ये ऐसी बैंक है ना जो जानी जाती है अपने कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए जानी जाती है, ठीक है, बैंकिंग सिक्रेसी के लिए जानी जाती है, बैंकिंग सिक्रेसी के लिए जानी जाती है। आप बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं, आप समझा तो रहे नहीं हैं, सिर्फ लिख रहे हैं, तो मैं समझा रहा हूँ, तो उसे बड़े मजाक किया, बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं। तो बैंकिंग सिक्रेसी क्या होता है, मतलब कि बैंक के बारे में चीजों को गुप्त रखना, ठीक है, उसके हिडन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जल्दी रिवील नहीं किया जाएगा। बहुत नॉर्म्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी इसके कस्टमर्स हैं, जिन कस्टमर्स से इन्वेस्टमेंट बैंक डील करती है, उनके डेटा को वो लीक नहीं होने देती है, उनके डेटा को जल्दी शेयर नहीं करेगी, क्लियर है। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग रहेंगे वो भी ऐसे नियम कानून बनाएंगे जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट बैंक, इस इन्वेस्टमेंट बैंक पे कोई भी कंपनी आराम से भरोसा कर सकती है। खुद सोचिए, ये कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है मान लिया कि, और उतनी बड़ी कंपनी जो है अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डिसीजन, ठीक है, अपने कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजें जब बताएगा इन्वेस्टमेंट बैंक को, किस लिए बताएगा, ताकि बी के साथ वो मर्ज कर सके, सारा पेपर वर्क करेगा, तो इन्वेस्टमेंट बैंक को तो मालूम पड़ जाएगा ना ए का सारा मैटर और बी का भी सारा मैटर, तो इन्वेस्टमेंट बैंक उस डेटा को लीक कर देगा, है ना, इस कंपनी के इंटरनल हेल्थ के बारे में मीडिया में बोल देगा, तो कंपनी का शेयर का दाम गिरना शुरू हो जाएगा, है ना, ए का भी दाम गिरना शुरू हो जाएगा और बी का भी दाम गिरना शुरू हो जाएगा। जितने शेयर होल्डर्स हैं ए कंपनी के और बी कंपनी के, वो भी थर 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 कांपने लगेंगे, है ना, तो समझो कंपनी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं ना वैसे हैं जो ए का और बी का दोनों के बातों को वो क्या करते हैं, क्योंकि कस्टमर है ना, इन्वेस्टमेंट बैंक का दोनों कस्टमर है, तो इन दोनों के प्राइवेट बातों को, चीज़ों को, प्रोफेशनल वर्क को मीडिया में आने नहीं देगा और अच्छे से मर्ज करेगा, क्लियर है। तो आपको एक आइडिया हो गया कि इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है। इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो दो कंपनी के मर्जर में, उस दोनों को आपस में मिलाने में, इंटीग्रेट करने में, किसी कंपनी को दूसरे कंपनी को एक्वायर करना है तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करता है, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कि इन्वेस्टमेंट बैंक पहला है कि हेल्प करता है मर्जर में, है ना, एक कंपनी को दूसरे कंपनी में अगर मिलाना है, मर्ज करना है तो उसमें मदद करता है। दूसरा हम ये पढ़ रहे हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है सिर्फ मर्ज तो करता ही है, उसके अलावा एक्विजिशंस में मदद करता है ना। मान लो कि ए कंपनी को बी कंपनी या कोई चीज खरीदना है, ठीक है, ए जो कंपनी है उसको बी कंपनी या कोई चीज खरीदना है यानी एक्वायर करना है, तो उस एक्विजिशन में भी इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करेगा ए को, ठीक है, कैसे पेपर वर्क करना है, कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है ना, कैसे सबमिट करना है। तीसरा, मान लो कि ए कोई कंपनी है, ठीक है, ए कोई कंपनी है जिसे, ठीक है, क्लियर है, ए कोई कंपनी है जिसे जिसे क्या, जिसे आईपीओ रिलीज करना है, ठीक है, क्या रिलीज करना है, आईपीओ, ठीक है, आईपीओ रिलीज करना है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ के बारे में हम बताएंगे आपको भविष्य में, आईपीओ कैसे रिलीज किया जाता है, अंडरराइटर क्या काम करते हैं उसमें, इन्वेस्टमेंट बैंक उसमें क्या रोल होता है ना, आईपीओ क्यों रिलीज किया जाता है, ठीक है, आम इंसान उसे क्या समझता है, आरबीआई के नॉर्म्स क्या हैं, ये धीरे धीरे हम लोग सब समझेंगे। लेकिन ये समझो कि ए कोई कंपनी है, नई नई कंपनी है, और वो चाहती है ना कि हम लिस्ट हो जाए। कहाँ लिस्ट हो जाए, मतलब मेरा नाम रजिस्टर हो जाए। कहाँ पर रजिस्टर हो जाए, मेरा नाम जो है वह कहीं पे भी रजिस्टर हो जाए, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। हम ये दो एरो क्यों बनाए हैं, तो मान लो कि एनएसई में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में
कोई कंपनी चाहती है ना कि मेरा नाम रजिस्टर्ड हो जाए, यानी जब किसी कंपनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जब रजिस्टर करना पड़ता है तो उसके बाद उस कंपनी को कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। क्या बोलते हैं इसको? लिस्टेड, LISTED, लिस्टेड कंपनी। तो ए को जब लिस्टेड कंपनी बनना होगा, ठीक है, तो वो मान लो कि उस टाइम में IPO रिलीज कर रही है, ठीक है। IPO में समझो ना कि ए को चाहिए पैसा, तो आम पब्लिक से वो पैसा का डिमांड करेगी, ठीक है, कि हमको पैसा चाहिए। तो इन सब कामों में भी कि कैसे IPO निकालना है, ठीक है, IPO में एक शेयर का दाम कितना रखना है, ठीक है, कैसे लिस्टिंग करते हैं, ये सारा काम में इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एक हेल्प करेगा। यानी हमने सीखा कि मर्जर में तो करता ही है, एक्विजिशन में करता ही है, उसके अलावा IPO कोई कंपनी रिलीज कर रही है तो उसे भी हेल्प करता है कौन? इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। और चौथा, और समझिए, मान लो कि कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ठीक है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल मतलब सोचो कि कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। मान लो कि अंबानी साहब है ना, अडानी साहब है, ठीक है, रतन टाटा जी हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो उनको मान लो कि कोई और कंपनी में उनका दिल आ गया, है ना। ऐसा गाना तो है ना कि एक लड़की पे दिल आया है ना, लेकिन लड़की पे नहीं, एक कंपनी पे दिल आया है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा हो जाए कि रतन टाटा जी का B कंपनी पे दिल आ गया, अब उस कंपनी को ना वो चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो परेशान है कि हम किससे एडवाइस लें, है ना। कंपनी में, इस B कंपनी में ये पैसा डालना सही रहेगा नहीं रहेगा, किस टाइम में पैसा डालना चाहिए, कितना अमाउंट हम डालें, ठीक है, जो पैसा हम डाल रहे हैं उसे हम कितना % डालें डेट में, कितना % डालें इक्विटी में, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो खैर किसी एक आदमी को के पास हाई नेट यानी टोटल वैल्यू हाई है, किसका? वर्थ इंडिविजुअल, किसी एक इंसान का बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत हाई नेट वर्थ है उसका। तो वैसे इंसान को भी अगर कोई एडवाइस चाहिए कहीं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उस फाइनेंशियल एडवाइस को कौन देगा? इन्वेस्टमेंट बैंक देगा, क्लियर है। और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट बैंकर का ना अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, उन सब टॉपिक पे हम लोग आएंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अच्छा इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या है। तो यही सब काम क्रेडिट स्विस कंपनी जो स्विट्जरलैंड की थी, जो आज से 165 साल से काम कर रही थी, सोच लीजिए कितना पुराना कंपनी है, ठीक है। और इतनी पुरानी कंपनी जो थी वो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम कर रही थी, ठीक है। धीरे आपको समझाएंगे कि क्रेडिट स्विस जब बनाई गई थी ना स्विट्जरलैंड में, तो असली में उस टाइम में वो इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं थी। उस टाइम में उसको ज़्यादातर काम था कि स्विट्जरलैंड के देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी पर ध्यान देना, है ना। जैसे मान लो कि स्विट्जरलैंड में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का, है ना, कोई पावर ग्रिड बैठ रहा है, तो वहाँ फाइनेंस करना है, तो वहाँ पे ये सब काम क्रेडिट स्विस करती थी। धीरे धीरे समय बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते ये इन्वेस्टमेंट बैंक का भी काम कर दी, कौन? क्रेडिट स्विस। तो यही कंपनी जो है ना क्रेडिट स्विस, ये कंपनी डूब गई, गाना है ना, डूब गए जा रहे थे, खैर वही है। तो क्रेडिट स्विस जो है वो डूब गया, क्रेडिट स्विस जो है वो डूब गया, क्लियर है। ये सोचो स्विट्जरलैंड खुद कहाँ पे है? यूरोप में है। ये पूरे कंट्री कहाँ है? यूरोप में। ऑस्ट्रिया भी यूरोप की कंट्री है, जर्मनी भी, फ्रांस भी, इटली भी, और स्विट्जरलैंड भी यूरोप की कंट्री है। तो यूरोप में, ठीक है, यूरोप में किसी इतने प्रेस्टिजियस और पुरानी कंपनी का डूब जाना, ठीक है, पूरे यूरोप में के लोगों के दिल की धड़कन बढ़ा दिया, ठीक है। सोचिए क्रेडिट स्विस डूब गई तो जितने भी लोग थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, ठीक है, जो क्रेडिट स्विस से राय लेते थे, ठीक है, इनसे राय ले लेकर, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े चीज़ों में इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अब वो सब डर रहे हैं कि क्रेडिट स्विस डूब गई है, ठीक है, तो क्या अब इससे जो राय लिए हैं, ठीक है, इतना हम पैसा दिए हैं, वो सब सही है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस जो है हम बोल चुके हैं पहले भी, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक का ही काम होता है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट स्विस में आम लोगों का भी पैसा जमा है इसमें, ठीक है, यानी एक नॉर्मल बैंक की तरह भी फंक्शन करता है, कौन? क्रेडिट स्विस,
ठीक है। तो क्रेडिट स्विस जो है वहां पे आम इंसान का भी पैसा जमा है, तो ये कंपनी डूब गई तो आम इंसान पैनिक कर जाएगा, है ना, लोगों में डर बढ़ जाएगा, करेगी कंपनी डूबने वाली है, डूबने वाली है। ठीक है, 5 लोग हल्ला करेंगे, 10 लोग पे और फैलाएंगे, है ना। और आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, ठीक है। फेक न्यूज़ तो इतना तेज़ी से फैलता है, जबकि तो रियल न्यूज़ है तो और तेज़ी से फैलेगा। तो 10 से 20 लोग जाने, 20 से 50 लोग जाने, और इस तरह से पैनिक होना शुरू हो गया, और क्रेडिट स्विस में से बहुत सारे लोग पैसा निकालना शुरू कर दिए, और ये कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैंक तो पैसा लेता है और उसको लेके कहीं और इन्वेस्ट करता है ताकि वो कमाएगा उससे। ठीक है, सोचो कि यहाँ पे ऐसे कोई कंपनी है, ये मान लो कि SBI है, ठीक है, और SBI में आपने मान लो कि 100 रुपया डाला, तो SBI जो है आपसे वादा करता है कि ठीक है 5 साल बाद आपको हम 100 का 1000 रुपया देंगे, 5 साल बाद, 5 ईयर्स बाद। सोचो 5 साल में जब 1000 रुपया देगा तो कहीं ना कहीं 100 रुपये को वो घुमाएगा ना लोन के रूप में, कहीं कुछ देगा ना, तब ना वहाँ से कमाएगा वो, तो जाके उससे आपको देगा 1000 रुपया। तो इस 100 रुपया से मान लो कि वो कमा रहा है 2500 रुपीज़ कमाया, इस 2500 में 1000 आपको दे दिया, और 1500 इसका अपना फायदा हो गया, इसका ये प्रॉफिट हो गया, किसका, SBI का। क्लियर है। चलिए, ये नॉर्मल बिजनेस आदमी करता है, लेकिन समझो ऐसे कि अब हल्ला हो गया ना कि नहीं SBI डूबने वाला है, तो आप पहुंच जाओगे बैंक के पास कि नहीं मुझे मेरा पैसा वापस कीजिए। SBI बोलेगा ठीक है वापस करेंगे, उसको तो करना ही है पैसा वापस। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, जहां पे भी पैसा दिए हुए हैं वहां से पैसा ये निकाल के लाएगा। ठीक है, और SBI जो है वो सबको पैसा देना शुरू कर देगा। तो जब भी किसी बैंक के बारे में ये हल्ला उड़ जाता है, हर जगह रूमर फैल जाता है, ठीक है, या कहो रूमर या कहो रियल न्यूज फैल जाता है कि ये डूबने वाला है, सभी लोग अपना पैसा निकालने के लिए उस बैंक के पास अप्रोच करना शुरू करते हैं। ठीक है, इस बैंक के पास सभी लोग पहुंचना शुरू कर देंगे, जगह जगह से लोग आना शुरू कर देंगे। ठीक है, मान लो कि ऐसा हुआ है पटना में, तो भोपाल में, राजस्थान में, हर जगह ये हल्ला हो जाएगा SBI डूबने वाला है, और सभी लोग पहुंच जाएंगे पैसा मांगने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति जहां पे सभी लोग डर में आकर के किसी हल्ला के से या किसी न्यूज से आकर के अपना पैसा के लिए एक ही बार SBI के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस कीजिए, सब लोग पहुंच जाएगा, ये ठीक है, सब लोग पहुंच जाएगा। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग बैंक रन, BANK, बैंक RUN, बैंक रन, मतलब बैंक की तरफ दौड़ लगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैंक रन। यानी क्रेडिट स्विस में भी यही हो रहा है, जब ये कंपनी डूब गई तो सभी क्रेडिटर लोग, सभी डिपॉजिटर लोग जो यहाँ पैसा जमा किए हुए हैं अपना, ठीक है, वो सभी लोग अपना अपना पैसा मांगेंगे इससे, क्रेडिट स्विस से। ठीक है, और क्रेडिट स्विस जो है वो दिवालिया हो गई, पैसा रिटर्न नहीं कर पा रही है। तो यूरोप में ये बातें फैल गई। ठीक है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, अभी हाल ही में अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में एक बैंक है सिग्नेचर बैंक, सिग्नेचर बैंक, और दूसरा सिलिकन वैली, सिलिकन वैली है ना, सिलिकन वैली में कोई बैंक है। तो ये दोनों का दोनों बैंक भी डूब गया है। ठीक है, आपने सुना होगा न्यूज में कि अमेरिका में दोनों बैंक भी डूब गए हैं। तो समझिए अमेरिका में भी ये चीजें हो गई, जहाँ पे लोग जो है ना बैंक डूब गए जाने पे सभी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे पैनिक का सिचुएशन है। ठीक है, और यूरोप में भी बात चल रहा है, यूरोप में भी क्रेडिट स्विस जो है डूब गया। तो सोचिए कि कितना ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो यूरोप हो या फिर अमेरिका हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस ब्लैक बोर्ड को थोड़ा सा रब कर दूँ, ठीक है, ताकि आगे बढ़ूँ। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, मैंने अब रब करता हूँ इसे।